मायके की आखिरी शादी। शांति निवास पूरी तरह से सजा हुआ था। हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन अगर किसी के चेहरे पर उदासी थी तो वो थी नंदिनी, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे जबरदस्ती अपने होने वाले जीजा से शादी करनी पड़ रही थी। नंदिनी अपने कमरे में शीशे के आगे बैठी खुद को बस निहार रही होती है कि तभी उसकी सहेली निशा वहाँ आती है और नंदिनी को इस तरह उदास देखती है। क्या बात है नंदिनी, जब से ये रिश्ता लगा है तब से मैं देख रही हूँ कि तू खुश नहीं है। कहीं तेरे मन में कुछ और तो नहीं चल रहा? नहीं निशा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस खुद को देख रही हूँ और खुद से ये सवाल कर रही हूँ कि मैं कितनी बढ़िया भागन हूँ जो अपने ही होने वाले जीजा से शादी कर रही हूँ। कहाँ मैं राहुल से प्यार करती थी, लेकिन न जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ और किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुकी है जो आज मुझे अपने होने वाले जीजा से शादी करनी पड़ रही है। भले ही घर में हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन मेरे दिल में न ही खुशी और न ही सुकून। मैं नहीं जानती कि मैं शादी के बाद कैसे घर बसाऊंगी, पर इतना है कि मैं वहाँ जाकर शायद एक जिंदा लाश बन जाऊंगी। नंदिनी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं जानती हूँ कि तू राहुल से प्यार करती थी और तू राहुल से शादी करना चाहती थी, लेकिन सच बात तो ये है कि तुझे अपने घर की इज्जत बचानी पड़ेगी, क्योंकि सभी को ये बात पता है कि तेरी बड़ी बहन कविता इस रिश्ते से नाखुश थी और जब शादी की डेट फिक्स हुई तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। शायद उसके भागने की वजह से ही तेरी खुशियों की बलि चढ़ा दी गई। निशा की बात सुनकर नंदिनी एक लंबी सांस भरती है और उदास होते हुए निशा से कहती है, निशा, मैं नहीं जानती कि मैं अपनी बहन से कभी नफरत कर पाऊंगी भी या नहीं, पर सच तो ये है कि उसने अपने प्यार के लिए स्टैंड लिया है, क्योंकि मेरे घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे। अगर आज वो स्टैंड ना लेती और जीजाजी से शादी करने को राजी हो जाती तो शायद आने वाले समय में मेरा भी यही हाल होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा निशा कि मैं क्या करूँ। अपने परिवार वालों को सही समझो या अपनी बहन को या अपनी किस्मत को, क्योंकि सच बात तो ये है कि जब घर वालों ने दीदी के रिश्ते को नहीं अपनाया था तो वो मेरे रिश्ते को क्यों ही अपनाते। मैंने तो बस अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। अब वो जैसा करेगा मैं उसी में खुश हूँ, क्योंकि असल खुशी तो मेरे हाथों की रेखा में है ही नहीं। दरअसल नंदिनी की बड़ी बहन की शादी रोहित से हो रही थी, पर उसकी बड़ी बहन तो किसी और से प्यार करती थी, इसलिए वो अपने प्यार का स्टैंड लेते हुए घर से भाग गई। जब इस बारे में घर वालों को पता चला तो उसके घर वालों ने नंदिनी के ऊपर शादी का प्रेशर बना दिया और ना चाहते हुए भी नंदिनी ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब नंदिनी की शादी उसके होने वाले जीजा यानी रोहित से हो रही थी, और सिर्फ इसलिए नंदिनी खुश नहीं थी क्योंकि नंदिनी भी किसी और से प्यार करती थी। दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही थीं कि तभी नंदिनी की माँ शांति वहां आती हैं। शांति ने जब कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि नंदिनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शांति ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में ममता तो थी, पर एक अजीब सा दबाव भी था। उन्होंने नंदिनी को समझाते हुए कहा, नंदिनी, ये आंसू पोंछ ले बेटा। देख, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा दुख समझ रही हूँ, पर तेरी दीदी ने जो दाग हमारे खानदान पर लगाया है उसे सिर्फ तू ही धो सकती है। अगर आज ये शादी टूट गई तो तेरा बाप जिंदा नहीं बचेगा। माँ, आप सबको सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी है, मेरी पसंद का क्या? क्या आपको पता भी है कि मुझ पर क्या गुजर रही है? इज्जत ही सब कुछ होती है नंदिनी। एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से तैयार हो जा, हल्दी का मुहूर्त निकला जा रहा है। शांति की बात सुनकर नंदिनी चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। शांति ने निशा को इशारा किया कि वो नंदिनी को लेकर नीचे आए। इशारा देकर शांति अब खुद बाहर चली जाती है। कुछ ही देर में निशा नंदिनी को तैयार कर नीचे ले जाती है, जहाँ नंदिनी और निशा देखते हैं कि नीचे आंगन में ढोलक की आवाज गूंज रही थी। पूरे घर को पीले और सफेद फूलों से सजाया गया था। ये सब देख नंदिनी एक लंबी सांस भरती है। तभी निशा नंदिनी को एक पीढ़े पर बिठाती है और नंदिनी के बैठते ही औरतें मंगल गीत गाना शुरू कर देती हैं। लेकिन नंदिनी को वो सब शोर लग रहा था। जब चाची और मौसियों ने उसे हल्दी लगाना शुरू किया तो उसकी आंखों से फिर आंसू छलक आए। नंदिनी, संभाल संभाल खुद को, सब लोग देख रहे हैं। चाची बार बार तेरी तरफ ही देख रही हैं। तेरी इस तरह भीगी आंखें और उदास चेहरा सबको समझते देर नहीं लगेगी कि तू इस शादी से खुश नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने गमों को छुपा ले अपने परिवार वालों के लिए। निशा, ये हल्दी नहीं है, ये मेरे सपनों की राख है जो मेरे चेहरे पर मली जा रही है। काश मैं भी दीदी की तरह हिम्मत कर पाती, पर मैं अपने माँ बाप को मरते हुए नहीं देख सकती। पर कब तक ऐसे चलेगा? तुझे रोहित जी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, पर अगर तू ऐसे ही रही तो क्या तू उन्हें कभी अपना पाएगी? निशा की बात का नंदिनी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर में रस्म खत्म हो जाती है और नंदिनी वापस अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। कुछ ही घंटे में शाम हो जाती है और शाम को मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ। हर तरफ खुशबू फैली थी, पर नंदिनी का दम घुट रहा था। मेहंदी लगाने वाली लड़की ने जब उसके हाथ थामे और डिजाइन बनाना शुरू किया तब मेहंदी वाली ने नंदिनी से सवाल किया, दीदी, दूल्हे राजा का नाम क्या लिखना है? बीच में लिखूं या उंगलियों पर? कहीं भी लिख दो।
इससे क्या फर्क पड़ता है, बस अपना काम खत्म करो। अरे इनका नाम रोहित है, वही लिख दो। नंदिनी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए वो ऐसा बोल रही है। इस तरह जैसे तैसे निशा ने बात को संभाल लिया था और थोड़ी देर बाद मेहंदी की भी रस्में खत्म हो जाती हैं। नंदिनी अब अपनी सहेली के साथ अपने कमरे में जाती है और खिड़की से उस चमकते हुए चांद को देखती है जो हर रोज की तरह आज भी निकला हुआ था। नंदिनी मानो एक पुतले की तरह बैठी हुई थी और उसकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकल रहे थे। निशा को ये सारा मंजर देख जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक पल को उसे लगा कि शायद उसे नंदिनी को घर से भगा देना चाहिए, पर क्योंकि नंदिनी अपने घर की आखिरी बेटी थी और मायके की आखिरी शादी थी इसलिए निशा कुछ नहीं बोलती। देखते ही देखते अब शादी की रात आ गई। शांति निवास के बाहर बारात का शोर था, लाइटों की चकाचौंध थी। नंदिनी भी अब लाल जोड़े में दुल्हन बनी तैयार थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी अचानक खिड़की के पास कुछ हलचल होती है और खिड़की से राहुल आ जाता है। अपने सामने राहुल को देख मानो नंदिनी के शब्द उसके गले में ही फंस जाते हैं। वो राहुल को गले लगाना चाहती थी, पर दुल्हन बनी नंदिनी जब अपने जोड़े को देखती है तो वो खुद को रोक लेती है। राहुल की हालत पागलों जैसी हो रही थी। नंदिनी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस तरह किसी और के होते नहीं देख सकता। गाड़ी बाहर तैयार है, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं। राहुल तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पता है अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम ये शादी सिर्फ दबाव में कर रही हो। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ बिता लोगी जिससे तुम्हें प्यार नहीं है? चलो मेरे साथ, हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। नहीं राहुल, मैं नहीं जा सकती। दीदी ने जो किया वो उनकी पसंद थी, पर मैं अपने परिवार की बर्बादी की वजह नहीं बन सकती। अगर आज मैं भाग गई तो यहाँ से मेरे पिता की अर्थी उठेगी। मैं अपने प्यार के लिए अपने पिता की जान नहीं ले सकती। तो मेरा क्या नंदिनी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? तुम्हें जीना होगा राहुल, मेरे लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मेरे कमरे से बाहर निकलते ही तुम मुझे भूल जाना। ये मेरे मायके की आखिरी शादी है और मैं इसे अपने परिवार की इज्जत की बलि देकर बर्बाद नहीं करूंगी। प्लीज चले जाओ यहाँ से। नंदिनी की बात सुनकर राहुल वहीं घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने नंदिनी के पैर तक पकड़े, बहुत गिड़गिड़ाया, पर नंदिनी ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और राहुल को खिड़की से ही वापस भेज दिया। नंदिनी भी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसने अपने माँ पिता के लिए अपने प्यार की बलि चढ़ा दी थी। कुछ देर बाद निशा नंदिनी को लेने ऊपर आती है और नंदिनी भी अब निशा के साथ शादी के मंडप पर बैठ जाती है और इस तरह अब हमेशा हमेशा के लिए नंदिनी रोहित की हो जाती है। क्या देख रही है लाडो? कुछ नहीं पापा, बस अपने घर को देख रही हूँ, लेकिन अब ये घर पराया हो जाएगा। ना लाडो, ऐसा नहीं कहते। ये घर तेरा था और हमेशा तेरा ही रहेगा। पापा, वो पंडित जी से बात हो गई क्या? हाँ, पंडित जी ने शाम को आने को कहा है। ठीक है पापा जी। ये कहानी है राम भरोसे और उनकी बेटी लतिका की। राम भरोसे चंपकनगर गांव के मुखिया थे। वो बड़े ही नेक दिल और दयालु थे। चंपकनगर के सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। राम भरोसे की एक ही बेटी थी, लतिका, और वो भी अपने पिता की तरह बड़ी संस्कारी और नेक दिल थी। लतिका बड़ी हुई तो राम भरोसे ने उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़का शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था और फिर उसी शाम। अब तो जल्दी से बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए आप बस। हाँ, मैं घर से ही सब कुछ देख परख कर आया हूँ। 15 जून को बड़ा शुभ मुहूर्त है शादी के लिए। क्या इसी जून में? पर पंडित जी, तब तो बड़ी भयंकर गर्मी होगी। हाँ, होगी तो सही, पर मुखिया जी, इसके बाद कम से कम 6 महीनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अरे नहीं, राकेश के घर वाले इतना इंतजार नहीं करेंगे। इंजीनियर लड़का है, देखने में भी सुंदर है, तो कौन इतना इंतजार करेगा। ठीक है पंडित जी, हम 15 जून को ही शादी करवाएंगे। ठीक है मुखिया जी, फिर मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? बेटी लतिका, पंडित जी ने शादी की तारीख निकाल दी है। बिना दक्षिणा दिए और मुंह मीठा कराए पंडित जी को जाने मत देना। राम भरोसे की बात पर लतिका और पंडित जी हंस दिए। शादी की तारीख तो तय हो गई थी, लेकिन समस्या ये थी कि शादी के लिए जो तारीख तय हुई थी वो भयंकर गर्मी के बीच आ रही थी। राम भरोसे को अब चिंता सताने लगी कि इतनी दूर शहर से आने वाले बारातियों की आव भगत वो कैसे करेगा, और सबसे बड़ी चुनौती तो गर्मी से सबको बचाने की थी। राम भरोसे इसी चिंता में बैठे थे कि तभी लतिका उनके पास आई। पापा, आप तैयार नहीं हुए? आपको तो पंचायत में जाना है ना? हाँ, अच्छा याद दिलाया लाडो, अभी जाता हूँ मैं। राम भरोसे ने अपनी पगड़ी ठीक की और पंचायत की तरफ निकल पड़े। पंचायत में जरूरी काम निपटाने के बाद राम भरोसे वहीं उदास बैठे थे। तभी एक पंच ने उनसे पूछा, अरे क्या हो गया मुखिया जी,
कुछ चिंतित लग रहे हो? हाँ पंच जी, लतिका की शादी की तारीख तय हो गई है 15 जून, यानी भरी गर्मी में। अब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी गर्मी में सब कैसे होगा। कैसे लड़के वालों को फोन करूं, क्या कहूं उनसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप अभी फोन लगाइए। अरे जरा देखिए तो कि वो क्या कहते हैं। राम भरोसे ने फिर तुरंत राकेश के पिता को फोन लगाया, लेकिन भरी गर्मी में शादी की तारीख सुनकर राकेश के पिता उखड़ गए। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। मुखिया जी, कुछ ना कुछ काम से नहीं चलेगा। इकलौता इंजीनियर बेटा है हमारा, दूर दूर से रिश्तेदार आएंगे हमारी शादी में। हमें तो बढ़िया इंतजाम चाहिए, किसी बाराती को रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, अगर आपके बस में है तो बता दीजिए, वरना। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? लतिका भी तो इकलौती बिटिया है हमारी। आप चिंता मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे हम। लतिका के होने वाले ससुर जी से राम भरोसे ने वादा तो कर दिया था, लेकिन इस वादे को कैसे निभाया जाए, ये सवाल अब भी बना हुआ था। और फिर एक दिन जब राम भरोसे पंचायत में बैठे थे, तभी उनके पास गांव का एक लड़का वहां आया। उसका नाम पवन था, लेकिन सब उसे पगला कहते थे, क्योंकि वो बहुत ही भोला और बड़ा बातूनी था। पवन गांव में चाय बेचता था। उस दिन भी वो चाय लेकर ही पंचायत में आया था। प्रणाम मुखिया जी। क्या बात है मुखिया जी, ऐसे माथे पर हाथ रख के क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? ओए पगले, चुपचाप चाय दे और चलता बन, समझा? अरे ऐसा मत कहिए पंच जी, वो भी अपने ही गांव का है। हाँ मुखिया जी, पर है तो पगला। पंच जी, मैं भोला जरूर हूँ, पर पगला नहीं हूँ। बहुत दिमाग है मेरे पास। अच्छा तो चल साबित कर। मुखिया जी इसलिए परेशान हैं क्योंकि इनकी बेटी की शादी तय हो गई है, समझे? और वो भी 15 जून की भरी गर्मी में, समझे? और उससे भी बड़ी बात ये कि शहर से आएगी लतिका बिटिया की बारात, समझे? अब बताओ ऐसा क्या करें कि बारातियों को जो है रत्ती भर भी गर्मी ना लगे? भाई बता, है कोई तरीका तेरे तेज दिमाग में है? मसला तो गंभीर है। लो, इसे ये बात भी अब समझ में आई है। चल चल भाई चल, अब भाग यहाँ से। अभी तो जा रहा हूँ मुखिया जी, पर आप चिंता मत करना, मैं कुछ ना कुछ सोचकर आपको बताऊंगा जरूर। लतिका दीदी की शादी में हर बाराती खुश होकर वापस जाएगा। अच्छा, अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो तुझे मैं अपनी जगह पंच बना दूंगा। चल, ये भी मेरा वादा रहा। इतना कहकर वो पंच पवन के ऊपर हंसने लगा और उसके जाने के बाद पंच ने मुखिया से कहा, पगला कहीं का है? मुखिया जी, वैसे हम पूरे पंडाल में एसी लगवा दें क्या? गांव में इतनी बिजली कहाँ आती है और कहाँ कहाँ एसी लगवाएंगे पंच जी, पंडाल तो खुले में ही लगेगा ना। तो बहुत ऊंचा और बड़ा पंडाल लगवा लेते हैं। उससे कुछ धूप तो रुकेगी, पर उमस उसका क्या करेंगे? सारे आइडिया फेल हो गए थे और यही सब सोचते सोचते शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। शादी से ठीक एक दिन पहले पवन राम भरोसे के घर आया। मुखिया जी, आप तुरंत चलो मेरे साथ। क्या हो गया पवन? मैंने आपकी परेशानी दूर कर दी है, मेरे साथ चलिए फौरन, आपको दिखाता हूँ कैसे। पवन राम भरोसे को एक खेत की तरफ ले गया। राम भरोसे ने देखा कि पवन ने उस खेत में पेड़ों की ठंडी छाया में एक बड़ा सा गड्ढा कर रखा था। ये क्या है पवन? गर्मी में शादी का तोड़ मुखिया जी, इससे शाम तक बढ़िया स्विमिंग पूल बना दूंगा मैं। मुखिया जी आप देखना, बाराती आएंगे और खूब मौज करेंगे यहाँ। पवन की बात सुनकर राम भरोसे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उन्हें वाकई कोई चिंता नहीं थी। अगले दिन शहर से बारात आ गई और आते ही राम भरोसे ने सबको वो बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाया जो ठंडे पानी से लबालब भरा हुआ था। भारी गर्मी से परेशान बाराती उसी वक्त उस पूल में कूद पड़े और जमकर मजे करने लगे। लतिका की शादी धूमधाम से हुई और सारे बाराती खूब खुश हुए। मान गए पापा जी, इस भीषण गर्मी में क्या तोड़ निकाला आपने। बेटा राकेश, ये पवन है, इसी का कमाल है। ये पूरा गांव इसे पगला कहता है, पर पवन ने साबित कर दिखाया कि वो कितना समझदार है। अब हाँ भाई पवन, मुझे भी अपना वादा याद है। अब तुम जो है मेरी जगह पंच बनोगे भाई। नहीं नहीं पंच जी, मैं तो पगला ही ठीक हूँ, आप संभालो अपने पंच का पद, मैं तो चला। अरे पर कहाँ? अरे मुखिया जी, बारातियों ने खूब मजे ले लिए स्विमिंग पूल के, अब हमारी यानी कि घरातियों की बारी है भाई।